नमस्ते दोस्तों, आपका वैल्यू एजुकेटर चैनल में स्वागत है, जहां आप सीखते हो स्टॉक मार्केट में निवेश करके आप कैसे पैसे बना सकते हो। तो मेरा नाम है शशांक और ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मार्केट वोलेटिलिटी को कोई भी इन्वेस्टर ने कैसे हैंडल करना चाहिए। इसके रिगार्डिंग मैं मेरे पोर्टफोलियो में क्या चेंजेस किए रिसेंटली, मैं कौन से सेक्टर में फिलहाल मैं बुलिश हूँ, क्या मैंने वेटेज जो है पोर्टफोलियो के अलग अलग स्टॉक्स में उसमें क्या चेंजेस किया है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो फेमस इन्वेस्टर्स है जैसे कि वॉरेन बफेट हो गए या पीटर लिंच है, सेथ क्लारमन है या बेन ग्राहम है, इन्होंने मार्केट वोलेटिलिटी के रिलेटेड क्या बताया है या उनका क्या एक्सपीरियंस है, ये सारी चीज़ें ये वीडियो में हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए ताकि ऐसे जो वीडियोस है वो आपको आगे जाके भी मिलते रहे। तो यदि आप देखोगे तो निफ्टी ने लगभग 15,430 के आसपास हाई बनाया था और उसके बाद में लास्ट वीक और ये वीक में काफ़ी वोलाटाइल रहा था। निफ्टी ने काफ़ी, आप देखोगे तो लास्ट 2-3 सेशंस में काफ़ी एक ह्यूज फॉल आया था, लगभग 14,270 के आसपास लो बनाया था और बाद में वहाँ से थोड़ा रिकवरी आया था। तो निफ्टी ने जो हाई बनाया था उसके बाद में यदि आप देखोगे तो जो टोटल फॉल है वो लगभग 1100 पॉइंट्स का है। तो ऐसा जो मेजर फॉल हो जाता है यानी क्विक फॉल हो जाता है, मार्केट कंटिन्यूसली यहाँ पर आप देखोगे तो लास्ट कुछ सेशन में डाउन जा रहा था। तो ऐसे सिचुएशंस को इन्वेस्टर ने कैसे हैंडल करना चाहिए, इसके बारे में ये वीडियो में हम देखेंगे। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि ये जो रिसेंटली फॉल हुआ था उसका क्या रीजंस हो सकता है। तो जैसे कि आपको सभी को पता है कि रिसेंटली जो कोविड के केसेस है इंडिया में वो काफ़ी बढ़ गए थे। जो सितंबर में केसेस हुए थे वो लगभग आप देखोगे तो डेली 80 to 90,000 के केसेस आ रहे थे और उसके कंपैरिजन में आप देखोगे तो रिसेंटली यानी आप देखो तो कल परसों ये जो केसेस है वो 55,000 to 59,000 पर डे इतने हो गए थे और इसके वजह से मार्केट में थोड़ा आप देखोगे तो फियर हो गया था और इसीलिए जो मार्केट है उसमें लगभग 1000 to 1100 पॉइंट्स का फॉल आ गया था। तो ये एक मेजर रीज़न हो सकता है। इसके अलावा जो वैल्यूएशन है वो भी आप देखोगे तो थोड़े ओवर स्ट्रेच्ड, इवन निफ्टी के भी वैल्यूएशन यदि आप देखोगे तो वो ऑन अ हायर साइड है। तो ऐसा जो सिचुएशन है यदि आप देखोगे तो 2008 में भी आया था, जब भी एक मेजर फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था। तो तभी वॉरेन बफेट जी ने एग्जैक्टली क्या किया था उसके रिलेटेड अभी हम कुछ देख लेते हैं और ये जो लर्निंग्स है वो काफ़ी आगे जाके यूजफुल रहेगी, क्योंकि ऐसे सिचुएशन को टैकल करना या हैंडल करना यदि इन्वेस्टर सीख जाता है तो उससे वो लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट कर सकता है। तो यहाँ पर 2008 में वॉरेन बफेट जी ने ये कहा था कि द फाइनेंशियल वर्ल्ड इज अ मेस बोथ इन द यूनाइटेड स्टेट एंड अब्रॉड। जब भी ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था 2008 में, इट प्रॉब्लम्स मोर ओवर हैव leaking into general economy and the leaks are now turning into gusher. In the near term, unemployment will rise, business activity will falter and headlines will continue to be scary. So I have been buying American stocks. तो इन्होंने इसमें यही कहा है कि करंटली जो सिचुएशन है 2008 में जो था वो बहुत ही ख़राब सिचुएशन था। यहाँ पर जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, जो बिजनेसेस है वो काफ़ी स्ट्रगल करेंगे ग्रो करने के लिए या इवन सस्टेन करने के लिए भी। पर एक्चुअल में यही समय होता है कि जब भी आपको जो स्टॉक्स चाहिए, जो हाई क्वालिटी के स्टॉक्स है, वो यही समय में एक अच्छे वैल्यूएशंस में मिलते हैं। और इसलिए उन्होंने कहा था कि सो आई हैव बीन बाइंग अमेरिकन स्टॉक्स। तो हमें भी एग्जैक्टली यही करना है कि जब भी क्राइसिस आता है या जब भी मार्केट में वोलेटिलिटी आता है उसका हमें यूज़ करना चाहिए। पर जनरली क्या होता है कि मार्केट में जितना ज़्यादा वोलेटिलिटी आता है उतना ज़्यादा फियर आ जाता है और मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स उनकी जो पोजीशंस है या उन्होंने जो भी स्टॉक्स लिए हैं वो सेल करने लगते हैं। पर एज अ वैल्यू इन्वेस्टर या एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आपको एग्जैक्टली कॉन्ट्रेरियन सोचना है, यानी इसका उल्टा सोचना है। जितना भी मार्केट गिरेगा उतना आपको एक्चुअल में बाइंग करना चाहिए हाई क्वालिटी के स्टॉक्स। तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक्चुअल में क्या बाय कर रहे हो। आपका फोकस यही होना चाहिए कि आपको परमानेंट कैपिटल लॉस नहीं होना चाहिए और दूसरा आपको ये भी देखना है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। इसके बारे में हम आगे जाके देखेंगे। पर सपोज आप कोई भी स्टॉक सपोज 50 रुपीज़ में लेते हो और वो स्टॉक गिरने के बाद सपोज 25 रुपीज़ हो जाता है, पर यदि ये सिचुएशन में जो बैलेंस शीट है या जो बिजनेस मॉडल है वो इंटैक्ट है, पर सिर्फ मार्केट फॉल होने से सपोज ये जो स्टॉक प्राइस है इसमें कुछ गिरावट आ जाती है, तो ये एक्चुअली इन्वेस्टर के लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि ये जो सेम स्टॉक है वो आप लोअर लेवल पे भी ऐड कर सकते हो। तो ऐसी जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो काफ़ी रेयर होती है, पर जब भी आती है इसका आपको अच्छी तरीके से यूज़ करना चाहिए। तो अभी हम उसके बाद में ये देखते हैं कि जनरली जो इकोनॉमिस्ट होते हैं वो यदि आप देखोगे तो वो ये कहते हैं कि यदि मार्केट में ज़्यादा वोलेटिलिटी है इसका मतलब ज़्यादा रिस्क है।
पर वॉरेन बफेट जी एग्जैक्टली इसका कॉन्ट्रारियन सोचते हैं या इसका अपोजिट सोचते हैं। तो वो कहते हैं कि वोलेटिलिटी इज नॉट एक्चुअल रिस्क। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा है कि वोलेटिलिटी इज नॉट द मेजर ऑफ रिस्क एंड द प्रॉब्लम इज दैट द पीपल हु हैव रिटन एंड थॉट अबाउट द वोलेटिलिटी डू नॉट नो हाउ टू मेजर। यानी जिसने भी वोलेटिलिटी के रिलेटेड लिखा है तो उनको ये समझ नहीं है कि एग्जैक्टली जो रिस्क है उसको कैसे मेजर करना है। और आई मीन थॉट अबाउट द रिस्क, डू नॉट नो हाउ टू मेजर द रिस्क। एंड द नाइस अबाउट द बीटा विच इज द मेजर ऑफ अ वोलेटिलिटी इज दैट इट्स नाइस एंड मैथमेटिकल एंड रॉन्ग इन टर्म्स ऑफ मेजरिंग रिस्क। इसका मतलब बीटा ये एक रॉन्ग अप्रोच है जिससे आप रिस्क मेजर कर सकते हो। बीटा से आप देखोगे तो वोलेटिलिटी मेजर होता है, पर एक्चुअल में वोलेटिलिटी यानी स्टॉक प्राइस का ऊपर या नीचे जाना या इंडेक्स का ऊपर या नीचे जाना, ये एक्चुअल में रिस्क नहीं है। हम आगे जाके देखेंगे कि एक्चुअल में रिस्क क्या हो सकता है कोई भी एक इन्वेस्टर के लिए। इट्स अ मेजर ऑफ वोलेटिलिटी बट पास्ट वोलेटिलिटी डज नॉट डिटरमाइन द रिस्क ऑफ इन्वेस्टिंग। तो इसका मतलब यह है कि सपोज आप कोई भी स्टॉक 100 रुपीज में बाय करते हो और मार्केट गिरने के बाद वो 50 रुपीज हो जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 50 रुपीज में वही स्टॉक फिलहाल में ज्यादा रिस्की है। एक्चुअल में इसका मीनिंग ये है कि यदि आपको 100 रुपीज में वो स्टॉक अच्छा लग रहा है तो 50 रुपीज में एक्चुअल में उसकी जो रिस्क है वो कम हो चुकी है, क्योंकि आपको वही बिजनेस लगभग 50% डिस्काउंट में मिल रहा है। पर प्रोवाइडेड यही होना चाहिए कि 50 रुपीज में भी उसकी जो बैलेंस शीट है उसमें कोई भी डेंट नहीं आना चाहिए या वो बैलेंस शीट वीक नहीं होनी चाहिए। यदि बैलेंस शीट स्ट्रांग है, बिजनेस मॉडल स्ट्रांग है, कॉम्पिटिटिव स्ट्रक्चर स्ट्रांग है और सिर्फ प्राइजेस में आप देखोगे तो चेंजेस आ जाता है, तो एज ए इन्वेस्टर के लिए एक्चुअल में ये रिस्क नहीं है। तो वोलेटिलिटी इज द ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर द इन्वेस्टर। तो जिसको भी एक्चुअल में बिजनेस की जानकारी है, कॉम्पिटिटिव स्ट्रक्चर की जानकारी है, तो उसके लिए तो एक्चुअल में वोलेटिलिटी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और इसके बाद में अभी हम आगे जाके भी देखेंगे कि जो अलग अलग फेमस इन्वेस्टर्स है इन्होंने वोलेटिलिटी के रिलेटेड क्या कहा है और एक्चुअली वोलेटिलिटी को उन्होंने कैसे यूज किया और वो समय में उन्होंने जो बाइंग किया था उससे उनको आगे जाके कैसे वेल्थ क्रिएशन करने में हेल्प हुआ। तो अभी तो हमने ये देख लिया कि वोलेटिलिटी इज नॉट द रिस्क। तो एक्चुअल में रिस्क क्या है जब आप कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे बड़ा रिस्क ये है जब आप इन्वेस्ट करते हो कि रिस्क कम्स फ्रॉम नॉट नोइंग व्हाट यू आर डूइंग। तो यदि आपको यही पता नहीं है कि आप कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो या उसमें क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो, तो ये काफी एक बड़ा रिस्क हो जाता है। तो जनरली ये बुल मार्केट में होता है कि आपका कोई फ्रेंड या आपका कोई रिलेटिव सपोज मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है, कोई XYZ स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहा है, तो आप भी देख के ये जो स्टॉक है उसमें इन्वेस्ट करने लगते हो। पर यदि आपको पता ही नहीं है कि इसका पीछे का लॉजिक क्या है, फंडामेंटल्स क्या है, क्या स्टोरी है, क्या वो सिक्लिकल इन्वेस्टिंग है या सेकुलर इन्वेस्टिंग है, तो इसका यदि आपको पता ही नहीं होगा तो ये सबसे बड़ा रिस्क है। बुल मार्केट में जब भी जो स्टॉक्स है वो लगातार ऊपर जाते हैं तभी इन्वेस्टर को ये जो रिस्क है वो समझ नहीं आता। पर जब भी वोलेटिलिटी शुरू हो जाता है यानी कुछ फॉल होने लगता है स्टॉक प्राइजेस में या इंडेक्स में, तो तभी उनको ये पता नहीं होता कि क्या इसमें एग्जिट करना है, क्या इसमें जो क्वांटिटी है उसमें एडिशन करना है यानी एवरेजिंग करना है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है कि आप जो भी स्टॉक बाय कर रहे हो इसका कंप्लीट एनालिसिस आपके पास होना चाहिए या आप इनफ टाइम वो स्टॉक को देना चाहिए उनका बिजनेस मॉडल समझने के लिए, कॉम्पिटिटिव स्ट्रक्चर समझने के लिए, वो इंडस्ट्री में कौन कौन से अलग अलग प्लेयर्स है, क्या यहाँ पर इश्यूज आ सकते हैं, इंडस्ट्री में लीडर कौन है, ये सारी जो चीज़ें है वो आपको समझनी चाहिए। क्या आपने जो स्टॉक में बाइंग किया है क्या उनका जो मार्केट शेयर है वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, उनका ग्रोथ रेट क्या है, इसके अलावा उनका बैलेंस शीट का स्ट्रेंथ क्या है, कितना लेवरेज उन्होंने लिया है या नहीं। तो ये जो सारी चीज़ें ये कोई भी इन्वेस्टर को कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने के पहले पता होने चाहिए। इसके बाद में सेकेंड रिस्क ये है कि परमानेंट लॉस ऑफ कैपिटल। और परमानेंट लॉस ऑफ कैपिटल जनरली तभी होता है कि जब भी आपने क्या बाइंग किया है इसकी आपको पूरी समझ नहीं है तो आपको कैपिटल का परमानेंट लॉस हो सकता है। और वॉरेन बफेट जी का काफ़ी फेमस कोट यही है कि यदि आप इन्वेस्ट करते हो तो आपका रूल नंबर 1 ये होना चाहिए कि नॉट टू लूज मनी, और सेकेंड रूल ये है कि डोंट फॉरगेट द रूल नंबर 1। तो परमानेंट लॉस ऑफ कैपिटल ये एक्चुअल रिस्क है जब भी आप कोई इन्वेस्ट करते हो कोई एक बिजनेस में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जब भी आप कोई भी इन्वेस्टिंग करते हो तो आपको यही सोचना है कि यहाँ पर मेरा परमानेंट लॉस ऑफ कैपिटल होने के क्या चांसेस है या क्या क्या ऐसे रीजंस हो सकते हैं कि जिससे मुझे मेरा जो वेल्थ है वो परमानेंटली डिस्ट्रक्ट हो।
यानी जैसे कि मैनेजमेंट ने आप देखोगे तो वो कुछ अलग डिसीजंस ले लेते हैं, यानी कैपिटल एलोकेशन वो बराबर नहीं करते, या कुछ इंटीग्रिटी के इश्यूज होते हैं। इसके अलावा बिजनेस में कोई नया कॉम्पिटिटर आ जाता है, जैसे कि जियो आप देखोगे तो जियो ने 2016-17 में जो टेलीकॉम मार्केट है उसमें एंट्री किया था, और बाद में वोडाफोन का आप देखो तो क्या हो गया। तो ऐसी जो रिस्क है वो आपको देखनी है, और ऐसी रिस्क सपोज आपको लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा रिस्क है कंपेयर टू मेरा जो रिवॉर्ड है, तो बेटर है वो स्टॉक्स में आपको एग्जिट कर लेना चाहिए और कोई एक बेटर इंडस्ट्री में या कोई एक बेटर स्टॉक में आपको स्विच करना चाहिए। तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपको यही देखना है कि मैंने जो भी इन्वेस्टमेंट की है इसमें मुझे परमानेंट लॉस ऑफ कैपिटल नहीं होना चाहिए, और यदि होता भी है तो उसका परसेंटेज काफ़ी कम होना चाहिए। और इसमें सबसे थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो एक्चुअल में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में काफ़ी कम इन्वेस्टर्स फोकस करते हैं, पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। तो सपोज आपने कोई एक स्टॉक बाय किया, सपोज 100 रुपीज में बाय किया, और आफ्टर 5 ईयर्स वो जो स्टॉक है वो 100 रुपीज से 150 रुपीज हो जाता है, यानी आपको 5 ईयर्स में 50% का गेन मिलता है। पर सपोज कोई और जो स्टॉक है वो भी फिलहाल में 100 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है, और 5 ईयर्स के बाद में वो 100 रुपीज का स्टॉक सपोज 300 रुपीज हो जाता है, यानी एक्चुअली यहाँ पर 200% का गेन है। तो आपको बाय करने के पहले ही, यानी फर्स्ट ईयर में या जब भी आप बाय करते हो तभी आपको ये सोचना है कि क्या मैं ये जो स्टॉक बाय कर रहा हूँ या जो बिजनेस में बाय कर रहा हूँ वो मुझे फ्यूचर में X% के रिटर्न्स दे सकता है, पर क्या उसके कंपैरेटिवली क्या मुझे बाकी कोई बिजनेस में इन्वेस्ट करके बेटर जो रिटर्न्स है क्या वो मिल सकते हैं या नहीं। यानी ये दोनों केसेस में यदि आप देखोगे तो एक्चुअल में आपका जो कैपिटल है उसका तो लॉस नहीं हुआ है, आपको दोनों केसेस में अप्रिसिएशन ही मिला है। पर यदि आप देखोगे तो फर्स्ट केस में आपको सिर्फ 50% के रिटर्न मिले हैं, और सेकेंड केस में आपको 200% के रिटर्न्स मिले हैं। तो ऑलवेज आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी देखना है कि जो भी मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं इसमें मेरा जो कैपिटल मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो यदि मैं ये इन्वेस्टमेंट के अलावा दूसरा कोई एक स्टॉक में या बिजनेस में इन्वेस्ट करता हूं तो क्या मुझे इससे बेटर रिटर्न्स मिल सकते हैं या नहीं। तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये पॉइंट को जनरली जो इन्वेस्टर्स है वो उसको इग्नोर करते हैं। पर परमानेंट कैपिटल लॉस और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये दोनों ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेजरली आपका जो टाइम है यानी रिसर्च का जो आप टाइम देते हो तो ये दोनों चीजों पे काफी फोकस करना चाहिए। इसके बाद में अभी हम अलग अलग जो इन्वेस्टर्स है इन्होंने मार्केट वोलेटिलिटी के रिलेटेड क्या कहा है ये देख लेते हैं। तो पहले हम वॉरेन बफेट जी से शुरू करते हैं। तो उन्होंने ये कहा है कि दो मार्केट्स आर जनरली रैशनल, दे ऑकेजनली डू क्रेजी थिंग्स। यानी मोस्ट ऑफ द टाइम यदि आप देखोगे तो जो मार्केट्स है वो रैशनल होते हैं, उसमें ज़्यादा कोई मूवमेंट नहीं आता, पर ओकेजनली कुछ समय में जैसे कि कोविड हो गया था लास्ट मार्च में, यदि आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा फॉल हो गया था निफ्टी में, लगभग 7500 तक जो निफ्टी है वो आ गया था। तो यहाँ पर ऐसे कुछ क्रेजी थिंग्स मार्केट करता है, और यही एक्चुअल में अपॉर्चुनिटीज होती है। तो उन्होंने बाद में ये कहा है कि सीजिंग द अपॉर्चुनिटीज देन ऑफर्ड डज नॉट रिक्वायर ग्रेट इंटेलिजेंस, अ डिग्री इन इकोनॉमिक्स और फैमिलियरिटी विद वॉल स्ट्रीट जार्गन सच एज अल्फा एंड बीटा। तो यदि ऐसी जो अपॉर्चुनिटीज आ जाती है, सपोज मेजर फॉल होता है, तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होने की जरूरत नहीं है। इकोनॉमिक्स के जो जार्गन से अल्फा बीटा इसकी भी जरूरत नहीं है पता होने के लिए। आपको पहले तो इंपॉर्टेंट है पेशेंस, और दूसरा ये इंपॉर्टेंट है कि आपको कॉन्ट्रेरियन सोचना है, यानी जो भी नॉर्मल इन्वेस्टर सोच रहे हैं उसके अपोजिट सोचना है, तो ही आप लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके बाद उन्होंने ये कहा है कि व्हाट इन्वेस्टर्स देन नीड इंस्टेड इज एन एबिलिटी टू बोथ डिसरिगार्ड मॉब फियर्स और इंथुजियाजम्स एंड टू फोकस ऑन फ्यू सिंपल फंडामेंटल्स। तो ये काफी एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है, और उन्होंने यही कहा है कि आपको मॉब के अगेंस्ट सोचना है, जो हर्ड मेंटालिटी होती है, यानी जो सारे इन्वेस्टर्स करते हैं इससे थोड़ा आपको अलग करना है या उनके अपोजिट करना है। और बाद में उन्होंने कहा है कि अ विलिंगनेस टू लुक अनइमेजिनेटिव फॉर अ सस्टेन पीरियड और इवन टू लुक फुलिश इज ऑल्सो एसेंशियल। तो ये यदि आप देखोगे तो ये मेरे साथ भी काफी बार हुआ है, क्योंकि मैं जनरली कॉन्ट्रेरियन पोजीशंस लेता हूं, क्योंकि यहाँ पर इमीडिएटली तो स्टॉक प्राइस मूव नहीं होता, पर मुझे लॉन्ग टर्म में काफी अच्छे रिटर्न्स मिल जाते हैं। और ऑलरेडी मैं करंटली भी ऐसे कुछ स्टॉक्स में इन्वेस्टेड हूं जहां पर मार्केट में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, वो बहुत ही चीपली अवेलेबल स्टॉक्स है, और यहाँ पर मैं वेट करूंगा जब भी मार्केट में मोमेंटम डेवलप होता है या ऐसे जो बिजनेसेस है
उसमें मार्केट की अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है और बाद में एक्चुअल में वहाँ पर जो वैल्यू है वो क्रिएट हो सकती है। तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम मार्केट आपको कौन सी ना कौन सी अपॉर्चुनिटी देता है कि जहाँ पे करंटली मार्केट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर यदि बिजनेस अच्छा है, बैलेंस शीट अच्छी है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, उनका मार्केट शेयर अच्छा है और वो एक ग्रोइंग स्टॉक है, और यदि आपको वो बहुत ही एक अंडर वैल्यूड मिल रहा है करंटली भी, मैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऐसे काफ़ी स्टॉक्स है वो पी के टर्म्स में यदि आप देखोगे तो मुझे 10, 11, 12 पी के आसपास मिल रहे हैं जो एक्चुअल में 25 to 30% से ग्रो कर रहे हैं। पर फिलहाल में मार्केट में ये स्टॉक्स के रिलेटेड कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं जनरली ऐसे जो स्टॉक्स हैं उनको खरीद के एटलीस्ट मैं 2 to 3 ईयर्स वेट करूंगा जब भी एक्चुअल में यहाँ पे वैल्यू इमर्ज होगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी आपको कॉन्ट्रारियन सोचना है हमेशा, और जब भी मार्केट में वोलेटिलिटी आती है तो ये वोलेटिलिटी को आपको यूज करना है ताकि आपको सेम ही जो स्टॉक आपने बाइंग किया था हाइयर लेवल पे, वही स्टॉक आपको काफी चीप मिल जाता है, यानी वही स्टॉक्स के फंडामेंटल्स में कोई चेंजेस नहीं हुआ है, तो आप डेफिनेटली यहाँ पर एवरेजिंग कर सकते हो। तो इसके बाद में अभी हम ये देखते हैं कि बेंजामिन ग्राहम जो वॉरेन बफेट जी के टीचर थे उन्होंने क्या कहा है। तो इन द शॉर्ट टर्म द मार्केट इज लाइक वोटिंग मशीन, but in the long term it is like a weighing machine. What matters in the long run is company's actual underlying business performance and not the investing public's fickle opinion about its prospects in the short run. यानी काफ़ी बार ऐसा हो जाता है कि इन्वेस्टर्स को सिर्फ नेक्स्ट 1 या 2 क्वार्टर्स के जो रिजल्ट्स है वो देखने होते हैं, या सपोज वो रिजल्ट्स में कुछ इश्यूज आ जाते हैं तो ये जो स्टॉक प्राइस है वो बहुत बार गिर जाता है। पर हमें हमेशा यही देखना है कि क्या कंपनी के जो लॉन्ग टर्म के फंडामेंटल्स है इसमें तो कुछ इश्यूज नहीं आया है, या उनकी जो मोट है या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है इसमें यदि कुछ इशू नहीं आया है और सपोज ये समय में स्टॉक प्राइस गिर जाता है तो आपको डेफिनेटली ये समय में एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी आती है। और एक काफ़ी बार मेरे साथ भी हुआ है, यदि आप देखोगे तो कोई भी कंपनी जब भी कैपेक्स अनाउंस करती है तो जनरली मार्केट में एक फियर होता है कि ये जो कैपेक्स है क्या वो कंप्लीट कर पाएंगे या नहीं, या करने के बाद भी उनका जो ये कैपेक्स से प्रोडक्शन होगा, जो भी वो प्रोडक्ट्स जो है वो प्रोड्यूस करेंगे, तो ये आगे जाके मार्केट में क्या कैसे सेल हो गए, क्या प्राइजेस पे सेल हो गए, यहाँ पे उनके रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल कितना होगा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं इसके रिलेटेड मार्केट में थोड़ा अनसर्टनिटी रहता है। और यदि आपका जो रिसर्च है वो मार्केट से बेटर है और आपको ये पता है कि ये एक्चुअल में शॉर्ट टर्म की वोलेटिलिटी है या शॉर्ट टर्म का फियर है, बट एक्चुअल में जो मैनेजमेंट का लॉन्ग टर्म का जो ट्रैक रिकॉर्ड है कैपिटल एलोकेशन का वो सपोज बहुत ही अच्छा है, तो यहाँ पर भी आपको ऐसी जो अपॉर्चुनिटीज है वो मिल सकती है जब भी मार्केट का अंडरस्टैंडिंग कम होगा, पर उसके कंपैरेटिवली आपका जो अंडरस्टैंडिंग है वो पर्टिकुलर बिजनेस के रिलेटेड वो बेटर है, तो डेफिनेटली आपको ये जो अपॉर्चुनिटीज है वो काफ़ी एक अच्छे प्राइजेस में मिल सकती है, एक काफ़ी बेटर वैल्यूएशंस में मिल सकती है। तो इसीलिए ही आपको आपका सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सारे बिजनेस के रिलेटेड मार्केट से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो नहीं सकती, ये इम्पॉसिबल है। इसीलिए आपको जो पोर्टफोलियो है वो 10 to 12 स्टॉक्स 15 स्टॉक्स का क्रिएट करना है, जिससे आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो मार्केट से थोड़ी बेटर हो। बाकी जो स्टॉक्स है इनको आप इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि हर स्टॉक से आप स्टॉक मार्केट में वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते हो। आपको आपके स्टॉक्स चूज करने हैं और उसमें से जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो मार्केट से बेटर होनी चाहिए, तभी आपको ये जो स्टॉक्स है वो एक बेटर वैल्यूएशंस पे आप बाय कर सकते हो, जब भी बाकी जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स है वो वही स्टॉक्स को सेल कर रहे हैं। इसके बाद में और एक जो फेमस वैल्यू इन्वेस्टर है सेथ क्लारमन, उन्होंने वोलेटिलिटी के रिलेटेड क्या कहा है वो भी हम देखते हैं। तो बीटा व्यूज रिस्क सोली फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ मार्केट प्राइजेस, फेलिंग टू टेक इनटू कंसिडरेशन स्पेसिफिक बिजनेस फंडामेंटल्स और इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स। तो बीटा एक्चुअली ये एक थ्योरेटिकल या मैथमेटिकल टर्म है जो सिर्फ स्टॉक प्राइजेस के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट किया जाता है, और वो ये नहीं देखता कि बिजनेस के फंडामेंटल्स क्या है या इकोनॉमिक में कैसा डेवलपमेंट हो रहा है। द रियलिटी इज दैट पास्ट सिक्योरिटी प्राइस वोलेटिलिटी डज नॉट रिलायबली प्रेडिक्ट फ्यूचर इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस और इवन फ्यूचर वोलेटिलिटी एंड देयरफॉर इज अ पुअर मेजर ऑफ रिस्क। तो सेथ क्लारमन का भी सेम आप देखोगे तो पॉइंट है कि जो रिस्क है वो वोलेटिलिटी से आप मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि वोलेटिलिटी एक सिर्फ मैथमेटिकल टर्म है और उसका फंडामेंटल्स या बिजनेस डेवलपमेंट से या इकोनॉमिक डेवलपमेंट से कोई भी रिलेशन नहीं है। अभी हम इसके बाद में फेमस इन्वेस्टर्स जो है पीटर लिंच, इनके बारे में देख लेते हैं कि उनका क्या कहना है वोलेटिलिटी के रिलेटेड।
तो पहले तो वो ये कहता है कि आई लव वोलेटिलिटी। तो यू नीड टू नो मार्केट कैन गो डाउन समटाइम्स एंड इफ यू आर नॉट रेडी फॉर दैट देन यू शुड नॉट इन्वेस्ट इनटू द स्टॉक्स। तो जब भी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो स्टॉक्स है वो कोई भी रीजन से फॉल हो सकते हैं और आपके एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा भी फॉल हो सकते हैं। यदि आपका एक्सपेक्टेशन 20% फॉल का है तो मे भी मार्केट जो है वो 40% 50% भी फॉल हो सकता है। यदि आप हिस्टोरिकल देखोगे तो 2000 2008 और रिसेंटली 2020 में स्टॉक मार्केट यानी जो इंडेक्स है वो लगभग 40 to 50 या 55% तक भी करेक्ट हो चुका था। यानी ऐसी जो वोलाटिलिटी है या ऐसा जो क्रैश है उसके लिए रेडी रहना है। और सपोज ये जो वोलाटिलिटी या जो क्रैश यदि आप हैंडल नहीं कर सकते हो तो बेटर है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट मत करो। उसके बाद में उन्होंने एक एग्जांपल भी दिया है और ये उनके साथ एक्चुअल में भी हुआ था जब भी उन्होंने टैको बेल का जो स्टॉक है वो खरीदा था। तो वो ये कहते हैं कि इफ यू लाइक अ स्टॉक एट $14 एंड इफ इट गोज टू $6 देन इट्स अ ग्रेट। लुक एट द कंपनी, look at the balance sheet, and if it is fine then fall in the stock price is the actually opportunity for you and you should take the advantage of the volatility। तो यही जो एक्चुअल प्रैक्टिस है वो हमें भी करना चाहिए इंडियन स्टॉक मार्केट में या जब भी आप इन्वेस्ट करते हो कोई भी एक स्टॉक में, कि वोलेटिलिटी के रिलेटेड एक्चुअल में स्टॉक प्राइस यदि हाफ हो जाता है आपके इन्वेस्टेड प्राइस से और फंडामेंटल्स वैसे ही इंटैक्ट रहते हैं तो एक्चुअल में आपको जो एवरेजिंग का चांस है वो एक एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिल जाता है। तो यहाँ पर हमने 4 अलग अलग जो इन्वेस्टर्स है इनके बारे में देखा कि उन्होंने वोलेटिलिटी के रिलेटेड क्या कहा है, जैसे कि पीटर लिंच हो गए या इसके लिए वॉरेन बफेट, बेन ग्राहम और सेथ क्लारमन। तो मोस्टली ये जो चारों फेमस इन्वेस्टर्स है उन्होंने सेम ही चीज कहा है। एक तो जो बीटा है दैट इज अ रॉन्ग अप्रोच टू मेजर द रिस्क। सेकेंड चीज उन्होंने ये कहा है कि वोलेटिलिटी इट शुड बी योर फ्रेंड एंड जब भी वोलेटिलिटी आती है मार्केट में स्टॉक प्राइसेस नीचे गिर जाते हैं देन इट शुड बी द एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू ऐड मोर इनटू योर एग्जिस्टिंग स्टॉक पोर्टफोलियो। तो अभी हम ये देख लेते हैं कि सपोज स्टॉक प्राइसेस फॉल हो जाती है, पर स्टॉक प्राइसेस फॉल होने के बाद में एक्चुअल में कौन से स्टॉक्स को पिक करना चाहिए या बाय करना चाहिए और किसको अवॉइड करना चाहिए ये आपको कैसे डिसाइड करना है। तो पहले तो फोकस ऑन क्वालिटी। तो जैसे कि वॉरेन बफेट ये कहते हैं कि वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टॉक्स और स्टॉक्स आई लाइक बाइंग क्वालिटी मर्चेंडाइज व्हेन इट इज मार्क डाउन। यानी क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। जनरली वैल्यू इन्वेस्टर से मिस्टेक क्या होता है कि वो पहले तो फोकस करते हैं प्राइजेस पे और उनको सारे जो सस्ते स्टॉक्स है या चीपली वैल्यूड स्टॉक्स है उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट होता है और वो उसको बाय कर लेते हैं। और जनरली क्या होता है कि जब भी आप चीप प्राइजेस के स्टॉक बाय करते हो, ये जनरल मेरा एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पर आप थोड़ा क्वालिटी पे सफ़र करते हो या क्वालिटी को निगलेक्ट करते हो। तो मेरे हिसाब से पहले क्वालिटी आना चाहिए और क्वालिटी के बाद में वैल्यूएशंस आना चाहिए। वैल्यूएशंस अच्छे हैं इसीलिए क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। सेकेंड, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो कोई भी अच्छे क्वालिटी के स्टॉक के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा पे नहीं करना है, यानी एग्जैक्टली अपोजिट है जो मैंने ऊपर कहा। यानी आपको अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स तो बाय करने हैं पर उनके लिए बहुत ही एक ज़्यादा प्राइस आपको पे नहीं करना है। फॉर द इन्वेस्टर a too high purchase price for the stock of an excellent company can undo the effects of subsequent decade of a favorable business developments। तो इन्फोसिस का जो वैल्यूएशन है वो 2000 ईयर में लगभग 100 पी का था। तो यदि आप देखोगे तो वो समय में इन्फोसिस जो है वो काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो भी कर रही थी, पर जो वैल्यूएशन है वो बहुत ज़्यादा एक्सीड हो गए थे कंपेयर टू उसके बिजनेस डेवलपमेंट्स। और बाद में जो स्टॉक है वो लगभग नेक्स्ट 4 to 5 ईयर्स में उसमें कोई भी रिटर्न्स नहीं आए, पर एट द सेम टाइम उनका जो बिजनेस है वो एक्चुअल में ग्रो हो रहा था। तो यहाँ पर यही इंपॉर्टेंट है कि यदि आप हाई क्वालिटी का भी स्टॉक लेते हो और आप बहुत ही ज़्यादा पे करते हो यानी बहुत ज़्यादा प्राइसेस में उसको खरीद लेते हो, तो ये केस में क्या होगा कि मे बी आपका परमानेंट कैपिटल लॉस नहीं होगा, पर ये एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है जिसके बारे में आपको पहले बताया कि हाई क्वालिटी के बिजनेस में जनरल कैपिटल लॉस का चांसेस काफ़ी कम है, पर एट द सेम टाइम आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में भी सोचना है कि एक स्टॉक मैं सपोज 100 पी को खरीदता हूँ और दूसरा स्टॉक सपोज दोनों की क्वालिटी लगभग सेम है वो मैं 30 पी को खरीदता हूँ, तो नेक्स्ट 5 ईयर्स में मेरे जो एक्सपेक्टेड रिटर्न्स है या मुझे क्या रिटर्न्स मिल सकते हैं या एक्चुअल में क्या रिटर्न्स मिला है। तो सपोज अच्छे क्वालिटी के स्टॉक को भी मैं बहुत ज़्यादा वैल्यूएशंस पे खरीदता हूँ तो मुझे आगे जाके जो एक्चुअल रिटर्न्स मिलेंगे वो काफ़ी सफ़र हो सकते हैं। और इसके बाद में थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है
कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पीरियड, यानी कोई भी कंपनी का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है और उसका ड्यूरेबिलिटी क्या है। इसका मतलब करंटली तो मेरे पास कुछ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है या वो बिजनेस में कुछ मोट है, पर आगे जाके सपोज कंपटीशन आ जाता है या कुछ नया डेवलपमेंट्स हो जाते हैं बिजनेस में, तो यहाँ पर मेरा जो मोट है वो ब्रेक हो सकता है। तो जो मोट है उसके ड्यूरेबिलिटी क्या है, यानी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पीरियड क्या है, इसका पता होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर वॉरेन बफेट जी ने ये कहा है कि द की टू इन्वेस्टिंग इज नॉट असेसिंग हाउ मच एन इंडस्ट्री इज गोइंग टू अफेक्ट सोसाइटी, यानी वो सोसाइटी के लिए कितना अच्छा करे या कितना बुरा करे, इससे ऊपर डिपेंड नहीं करता कि आपका वेल्थ क्रिएशन कितना होता है। यदि आप टोबैको इंडस्ट्री देखोगे जैसे कि, तो वो डेफिनेटली सोसाइटी के लिए इतना अच्छा नहीं है, बट यदि आप स्टॉक प्राइसेस देखोगे या वो एक्चुअल में बिजनेस देखोगे तो इट्स अ एक्सीलेंट बिजनेस, क्योंकि ये एक हैबिट फॉर्मिंग बिजनेस है और यहाँ पर जो मार्जिन्स है वो भी काफी अच्छे हैं, प्लस उनके पास प्राइसिंग पावर है। यानी सपोज आप सिगरेट आज 10 रुपीज में खरीदते हो और बाद में इसकी कॉस्ट 12 रुपीज हो जाती है, पर क्योंकि एक हैबिट फॉर्मिंग आप देखोगे तो एक प्रोडक्ट है, तो आप डेफिनेटली इसको 12 रुपीज भी पे करोगे। तो आप ये नहीं सोचोगे कि यहाँ पर 2 रुपीज यानी 20% से एक्चुअल में जो प्राइस है उसमें इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि उसका सोसाइटी पे क्या इंपैक्ट होता है, इससे कोई रिलेशन नहीं कि आपका वेल्थ क्रिएशन कितना होगा। डेफिनेटली ये आपका लुकआउट है कि आपको टोबैको या जो बाकी बिजनेसेस में इसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं, पर यहाँ पर कोई रिलेशन नहीं है कि वेल्थ क्रिएशन और एक्चुअल में सोसाइटी में क्या अफेक्ट होता है और हाउ मच इट विल ग्रो, बट रादर डिटरमाइनिंग द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ऑफ एनी गिवन कंपनी एंड अबव ऑल ये इंपॉर्टेंट है द ड्यूरेबिलिटी ऑफ दैट एडवांटेज, यानी कितने समय तक के लिए ये जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कोई एक कंपनी के पास आज है वो कितने समय के लिए एग्जिस्ट कर सकता है। जैसे कि पहले जो कैमरास थे उसमें जो प्रोसेसिंग होता था वो सारा केमिकल से होता था और बाद में डिजिटल कैमरास आ गए, तो यहाँ पर कंप्लीट एक डिसरप्शन हो गया। तो डिजिटल कैमरास आने के पहले तो जो कोडाक है उसमें आप देखोगे तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज था, पर उसके बाद में कंप्लीटली जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है वो ब्रेक हो गया, जो मोट है वो ब्रेक हो गया डिजिटल कैमरास से, और यहाँ पर आप देखोगे तो काफी बड़ा उनको लॉस हो गया। तो ड्यूरेबिलिटी ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, या जिसे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पीरियड कहते हैं। तो अभी हम ये देखते हैं कि मेरा पर्सनली जो सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस क्या है, मैं कौन से सेक्टर में फिलहाल में इन्वेस्टेड हूँ, क्या वेटेज है उसका मेरे पोर्टफोलियो में। तो जनरली मेरे सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस के अंदर केमिकल्स या एग्रीकल्चर रिलेटेड स्टॉक्स, प्लेटफॉर्म कंपनीज, आईटी कंपनीज और फाइनेंशियल्स यानी एनबीएफसीज और बैंक्स आ जाते हैं। और मेरे सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस के बाहर जनरली फार्मा स्टॉक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड स्टॉक्स, पावर सेक्टर, ऑटो और सिक्लिकल स्टॉक्स आ जाते हैं। तो यदि आप ऑटो और सिक्लिकल देखोगे तो यहाँ पर मैंने कुछ पोर्शन सर्कल के अंदर रखा है और कुछ बाहर रखा है, सेम अबाउट द सिक्लिकल्स। तो यहाँ पर मैं कुछ जो पोजीशंस है वो सिक्लिकल्स में लेता हूँ, बट जनरली जो मेरा फोकस है वो बाकी स्टॉक्स में या बाकी सेक्टर में ही होता है जो जनरली सेक्युलर सेक्टर से। जनरली मैं ऑटो सेक्टर में ज़्यादा इन्वेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो ROCs है वो बहुत ही आप देखोगे तो कम है, और ये जो सेक्टर है वो बहुत ही कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर है। सेम अबाउट सिक्लिकल स्टॉक्स, मैं फिलहाल में भी कुछ सिक्लिकल स्टॉक्स में इन्वेस्टेड हूँ। सिक्लिकल्स में एक पर्टिकुलर स्पैन के लिए मैं इन्वेस्टेड होता हूँ, यानी 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, पर डेफिनेटली ये बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, यानी सेक्युलर स्टॉक्स नहीं होते जिसको आप 10, 15, 20 ईयर्स होल्ड कर सको। तो फिलहाल में मेरे पोर्टफोलियो में जो भी फाइनेंशियल स्टॉक्स का वेटेज था उसको मैंने रिड्यूस किया है, और उसके अगेंस्ट मैंने जो प्लेटफॉर्म कंपनीज है या जो IT स्टॉक्स है या इवन केमिकल और एग्री स्टॉक्स है उनका वेटेज मैंने यहाँ पर बढ़ाया है। तो फिलहाल में मैक्सिमम जो वेटेज है यानी मैक्सिमम जो अलोकेशन है वो प्लेटफॉर्म या IT कंपनीज का है मेरे पोर्टफोलियो में, जो लगभग 35% का है। इसके बाद में एग्री जो स्टॉक्स है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि काफ़ी ये जो स्टॉक्स है वो अंडर वैल्यूड फिलहाल में मुझे मिल रहे हैं, इसीलिए पर्टिकुलरली मेरे पोर्टफोलियो में फिलहाल में 22% का अलोकेशन मैंने दिया है उनको। केमिकल के जो स्टॉक्स है वो लगभग 16% का मैं होल्ड कर रहा हूँ, और फाइनेंशियल जिसका वेटेज मेरे पोर्टफोलियो में पहले ज़्यादा था, क्योंकि वो समय में जो स्टॉक्स है वो काफ़ी चीप थे, पर यहाँ पर मुझे कुछ अच्छे रिटर्न्स मिले थे रिसेंटली, 100% से ज़्यादा रिटर्न्स मिले थे। तो मेरा जो पोर्टफोलियो का वेटेज है फाइनेंशियल्स का उसको मैंने रिड्यूस किया है, क्योंकि फिर से यहाँ पर जो कोविड के केसेस है वो इंक्रीज होने लगे हैं, इसीलिए मुझे वो रिस्क को अवॉइड करना है या उसको रिड्यूस करना है। इसीलिए जो बाकी प्लेटफॉर्म कंपनीज है या केमिकल या इवन एग्री जिसका कोविड से डायरेक्टली कोई भी आप देखोगे तो कुछ इंपैक्ट नहीं आएगा ये सेक्टर के लिए। एक्चुअल में IT में आप देखोगे तो कोविड इज अ बून फॉर IT सेक्टर, यानी कुछ ऐसे IT में बिजनेसेस है एक्चुअल में कोविड के वजह से उनका जो ग्रोथ है वो काफ़ी एक्सपांड हो चुका है। और इसके अलावा जो अदर्स कुछ सेक्टर्स है
वो मैं 15% होल्ड कर रहा हूँ मेरे करंट पोर्टफोलियो में। तो अभी हम ये देखते हैं कि आईटी प्लेटफॉर्म या एग्री या इसके अलावा केमिकल सेक्टर में मैं फिलहाल में क्यों इन्वेस्टेड हूँ और इसके क्या रीजंस है। तो जनरली आप आईटी देखोगे तो जो न्यू जनरेशन बिजनेसेस है, जो प्लेटफॉर्म कंपनीज है, उसका जो पेनिट्रेशन है वो फिलहाल में आप देखोगे तो वो काफी बढ़ रहा है एक्चुअल में आफ्टर कोविड। और आगे जाके ये जो पेनिट्रेशन है वो कंटिन्यूसली बढ़ेगा। हर एक सेक्टर में आप देखोगे आज सपोज X% आईटी का यूज हो रहा है, तो आगे जाके 5-10 ईयर्स में वो X आप देखोगे तो वो 2X 3X 4X इवन 10X भी हो सकता है। यानी कोई भी सेक्टर हो उसमें आईटी का जो डोमिनेंस है वो डेफिनेटली आगे जाके बढ़ने वाला है, क्योंकि इसका ये एक एडवांटेज है कि आपकी मैन पावर की जो कॉस्ट है वो काफी कम हो जाती है। काफी सिस्टम जो है वो ऑटोमेटेड होने के बाद जो परफेक्शन है या जो इफिशियंसी है वो काफी बढ़ जाती है। और इसीलिए आईटी ये जो सेक्टर है वो आगे जाके डेफिनेटली एक अच्छा वेल्थ क्रिएटर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर इंडिया में यदि आप देखोगे तो जो अपॉर्चुनिटी साइज है वो बहुत ज्यादा बड़ी है। तो इसीलिए करंटली मेरे पोर्टफोलियो में जो सबसे ज्यादा मैंने वेटेज दिया है वो आईटी का है। इसके बाद यदि आप देखोगे तो केमिकल सेक्टर में भी मैं बुलिश हूँ, क्योंकि चाइना प्लस आप देखोगे तो रिसेंटली ट्रेंड चल रहा है केमिकल्स या पर्टिकुलरली एग्रो केमिकल्स में। मेरे पास कुछ स्टॉक्स है जिसमें मैं बुलिश हूँ। और यहाँ पर भी जो अपॉर्चुनिटी साइज है वो काफ़ी ज़्यादा आप देखोगे तो बड़ा है। यानी जो चाइना से आप देखोगे तो जो शिफ्ट हो रहा है इंडिया में अलग अलग केमिकल्स के लिए, एग्रो केमिकल्स के लिए, स्पेशलिटी केमिकल्स के लिए, तो यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी है वो काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। रिसेंटली यदि आप देखोगे तो मोस्ट ऑफ द जो स्पेशलिटी केमिकल्स कंपनीज है और नेक्स्ट 2-3 ईयर्स के लिए काफी हैवी कैपेक्स कर रहे हैं। यानी लगभग 500,000, 1500, 2000 करोड़ के भी काफी हैवी कैपेक्स फिलहाल में शुरू है। इसके जो रिटर्न्स है वो इमीडिएटली आपको नहीं मिलेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी इमीडिएटली आपको शो नहीं होगा, इसीलिए जो आरओसी है वो करंटली डिप्रेस होगा। पर नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में ये जब भी कैपेक्स कंप्लीट हो जाएंगे और एक्चुअल में जब भी आप देखोगे तो प्रोडक्ट कंप्लीट डेवलप होने के बाद वो सेल होना शुरू हो जाएगा, तभी एक्चुअल में जो रेवेन्यूज और जो प्रॉफिटेबिलिटी है और इवन जो आरओसी है वो काफ़ी यहाँ पर बढ़ जाएगा। इसीलिए करंटली मैं कुछ जो केमिकल स्टॉक्स है या जो एग्रो केमिकल स्टॉक्स है इस पे बेट कर रहा हूँ, जिसमें वेल गवर्न आप देखोगे तो मैनेजमेंट है और उनके जो प्रोडक्ट्स है वो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। यानी जो रिस्क है वो आप देखोगे तो फर्दर मैंने रिड्यूस किया है यहाँ पर। और इसके अलावा जो थर्ड सेक्टर में मैं फिलहाल में बुलिश हूँ वो एग्री रिलेटेड स्टॉक्स है। तो यहाँ पर भी फिलहाल में आप देखोगे तो स्टॉक मार्केट में ये स्टॉक्स में कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है और फिलहाल में जो स्टॉक्स है वो काफ़ी अंडर वैल्यूड अवेलेबल है। तो जो भी ऐसे जो स्टॉक्स है जिसमें काफ़ी अच्छा कैश फ्लो जनरेशन है या जिसके रेवेन्यू मिक्स में कुछ पॉजिटिव चेंज हो रहा है और उनका जो मार्केट शेयर है वो इंक्रीज हो रहा है, तो ऐसे कुछ जो स्टॉक्स है वो फिलहाल में मैं मेरे पोर्टफोलियो में होल्ड कर रहा हूँ। और जब भी मार्केट को ये जो अपॉर्चुनिटी है वो एक्चुअल में समझेगा, तभी यहाँ से आगे जाके जो वैल्यूएशन है इसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट हो सकता है और यहाँ पर कुछ री रेटिंग आ सकता है। तो ये जनरली मेरा 3 to 4 ईयर्स 5 ईयर्स का बेसिकली बेट है। तो अभी हम ये देख लेते हैं कि पोर्टफोलियो क्रिएट करने का एग्जैक्ट मेरा क्या प्रोसेस है। तो पहले तो मैं क्वालिटी ऑफ बिजनेस से शुरू करता हूं। तो वेल मैनेज वर्किंग कैपिटल बिजनेसेस विच सर्वाइव ड्यूरिंग द डाउन साइकिल, ये मेरा एक फर्स्ट अप्रोच होता है कोई भी बिजनेस को देखने के लिए कि उन्होंने उनका वर्किंग कैपिटल कैसे मैनेज किया है और जनरली ड्यूरिंग डाउन साइकिल उन्होंने उनके बिजनेस को कैसे हैंडल किया था। सेकेंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि स्ट्रॉन्ग कैश फ्लोज होने चाहिए और उनके कलेक्शंस यानी जो रिसीवेबल्स है वो काफी कम होने चाहिए। आपको सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस नहीं करना है, एक्चुअल में जो कैश जनरेशन है वो बिजनेस में कैसा हो रहा है, बिकॉज कैश इज अ किंग। सेकेंड चीज ये है कि मैनेजमेंट कैसी है। तो हमें ये देखना है कि जो मैनेजमेंट का जनरल बिहेवियर है वो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के साथ कैसा है, उन्होंने उनको कैसे ट्रीट किया है, क्या जो मैनेजमेंट ने डिसीजंस लिए है हिस्टोरिकली क्या वो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के अगेंस्ट थे या उनके फेवर में थे, ये हमें देखना है लास्ट 5 to 10 ईयर्स में। इसके बाद में मैं जनरली प्लांट विजिट करता हूँ मेरा कंप्लीट रिसर्च होने के बाद। तो रिसेंटली मैंने एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, ये जो कंपनी है जो दिल्ली फरीदाबाद में है, उसको मैंने विजिट किया था। पर मैं कोई भी प्लांट को तभी विजिट करता हूँ जब भी मेरा जो रिसर्च है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में हमें यह भी देखना है कि मैनेजमेंट का असेट एलोकेशन बेसिकली कैसा रहा। तो यहाँ पर जनरली 2 टाइप के बिजनेस आ जाते हैं। एक ऐसे जो बिजनेसेस है कि जहां पर जो इंटरनली कंपाउंड कर सकते हैं उनके प्रॉफिट्स को, यानी प्रॉफिट जनरेट करने के बाद उनके पास जो भी कैश आता है अगेन वो कैश कोई कैपेक्स में यूज करते हैं और जो इंक्रीमेंटली इन्वेस्टेड कैपिटल है उससे वो काफी अच्छे रिटर्न्स करते हैं, जैसे कि बर्कशायर हैथवे एक एग्जांपल है। तो यहाँ पर ऐसी जो कंपनीज है वो लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा वेल्थ क्रिएट करती है,
क्योंकि उनका इंक्रीमेंटली जो इन्वेस्टेड कैपिटल है उसके जो रिटर्न्स है वो काफ़ी सुपीरियर होते हैं। तो ऐसे जो बिजनेसेस है वो काफ़ी कम है। तो इसीलिए हमें केयरफुली चूज करना है कि आगे जाके जो भी कैपेक्स चल रहे हैं उसके ऊपर क्या रिटर्न्स आ सकते हैं और फ्यूचर में उनके जो आरओसीज है वो क्या हो सकता है। करंटली तो आरओसी जो आप देखोगे वो डिप हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट चल रहा है, पर कैपेक्स कंप्लीट होने के बाद उन्होंने ये जो कैपेक्स किया है उसके ऊपर उनको कितने जो रिटर्न्स है वो मिल सकते हैं। तो ये फर्स्ट टाइप के कंपाउंडिंग मशीन्स हो गए जिसमें काफ़ी ज़्यादा वेल्थ क्रिएशन होता है। इसके अलावा सेकेंड टाइप के भी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ होती है जिसका मैं फिलहाल में भी यूज़ कर रहा हूँ। तो कुछ होती है बायबैक की अपॉर्चुनिटीज़। तो बायबैक के रिलेटेड मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि वॉरेन बफेट जी ने क्या कहा था उनके एनुअल रिटर्न में। तो जब भी बायबैक होता है तभी आप देखोगे तो जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं या जो टोटल कंपनी का इक्विटी होता है वो रिड्यूस होता है और जो ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर होता है वो इंक्रीज हो जाता है। यानी ऐसे कुछ बिजनेसेस पर्टिकुलरली उनको ज्यादा कैपेक्स की जरूरत नहीं है और वो बहुत ज्यादा कैश जो है वो जनरेट कर रहे हैं। तो ये जो कैश जनरेशन है इसको कहाँ पे उनको एलोकेट करना चाहिए। एक तो मैनेजमेंट जो है वो डिविडेंड दे सकती है या उसको बायबैक कर सकती है या कुछ नए जो एक्विजिशंस है वो कर सकती है। पर जनरली एक्विजिशंस का ये प्रॉब्लम है या M&A यानी मर्जर एंड एक्विजिशंस का ये इशू है कि जो भी एक्विजिशंस होते हैं वो जनरली हायर प्राइस पे होते हैं, इसीलिए जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है इसके लिए वो इतना अच्छा नहीं है। इंस्टेड ऑफ एक्विजिशन सपोज जो मैनेजमेंट है वो कंटिन्यूसली यहाँ पर आप देखोगे तो बायबैक कर रही है, यानी खुद के ही कंपनीज के जो शेयर्स है वो रीपर्चेस कर रही है ओपन मार्केट से या जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है उनसे एट एक काफी चीप प्राइस या अंडर वैल्यूड प्राइस। तो ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए काफी अच्छा है क्योंकि एक तो उन्होंने बायबैक किया है यानी टोटल इक्विटी जो शेयर्स है वो कम हो जाएंगे, इसीलिए ईपीएस बढ़ जाएगा। प्लस सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि उन्होंने एक अच्छे प्राइस पे बायबैक करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत ही ओवर वैल्यूड प्राइस पे आप बायबैक कर रहे हो तो एक्चुअल में वो वेल्थ डिस्ट्रक्शन है जो बचे हुए शेयर होल्डर्स है उनके लिए। तो ये बेसिकली कैपिटल एलोकेशन की दो स्ट्रेटेजीज हो गई। एक तो कैपेक्स करो और कैपेक्स होने के बाद उसके जो रिटर्न्स आएंगे तो ये जनरली दो कैपिटल एलोकेशन की स्ट्रेटेजीज हो गई। पहला हो गया कैपेक्स का, कंपनी कैपेक्स कर रही है उसके बाद में उनको इंक्रीमेंटली कितने रिटर्न्स मिल रहे हैं उनके कैपेक्स पे। और सेकंड अपॉर्चुनिटी ये है कि सपोज ऐसे कुछ इंडस्ट्रीज में जहां पर कैपेक्स की जरूरत ही नहीं है तो क्या मैनेजमेंट अच्छे लेवल पे बायबैक कर रही है या नहीं। तो ऐसी जो बायबैक की अपॉर्चुनिटीज है तो इनके लिए भी मैं कंटिन्यूअसली फाइंड आउट करता हूं कि यहाँ पर लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन हो पाएगा या नहीं। सपोज मुझे जो स्टॉक है या जो बिजनेस है वो एक काफी अच्छे प्राइसेस में मिल जाता है। तो जनरली इन्वेस्टर्स का ये सोचना होता है कि हाई पी जो स्टॉक्स होते हैं वो ज्यादा एक्सपेंसिव है और जो लो पी स्टॉक्स है वो चीप स्टॉक्स है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि पी एक एक्चुअल में करेक्ट वैल्यूएशन का मैट्रिक्स नहीं है, आपको पी के साथ साथ ही ग्रोथ भी देखना है। जनरली क्या है कि जो लो पी स्टॉक्स है उसका ये भी मीनिंग है कि वो एक्चुअल में बिजनेस में कम ग्रोथ है और हाई पी स्टॉक्स में ज्यादा ग्रोथ है, ये भी आपको समझना है। तो विथ पी एक्चुअल में आपको ग्रोथ भी देखना है, यानी पीजी देखना है, प्राइस अर्निंग टू ग्रोथ। ये बेसिकली फेमस रेशो है पीटर लिंच का। तो मैं यहाँ पर जनरली 1 के आसपास ये रेशो ट्राई करता हूं या 1 से सपोज नीचे मिल जाता है तो काफी बेटर है। जनरली मैं 1.5-2 टाइम्स यहाँ पर पे नहीं करता हूं। इसका मतलब सपोज कोई एक स्टॉक सपोज 20% से ग्रो कर रहा है तो मैं जनरली ये जो स्टॉक है उसको 40, 50, 60 पी पे नहीं खरीदूंगा, मैं इसको मे बी 20 पी पे खरीदूंगा विद 20% ग्रोथ। बट सपोज कोई स्टॉक सपोज 40% से ग्रो कर रहा है तो मे बी ये स्टॉक को मैं 40 पी पे ही खरीद सकता हूं क्योंकि यहाँ पर जो ग्रोथ है वो ज्यादा है। पर यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि जो 40% की ग्रोथ फिलहाल में हो रही है ये फ्यूचर में कितने समय तक आप देखोगे तो यहाँ पर सस्टेन करेगी, यानी लॉन्जिविटी ऑफ ग्रोथ इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं जब भी वैल्यूएशंस देखता हूँ वो जनरली ग्रोथ के अकॉर्डिंगली देखता हूँ, सिर्फ पी रेशो से ज्यादा यहाँ पर आप देखोगे तो वैल्यूएशन ज्यादा आप डिटरमाइन कर नहीं पाओगे। और सपोज आप सिर्फ लो वैल्यू के जो स्टॉक्स है यानी लो पी के जो स्टॉक्स है उस पर ऊपर फोकस करोगे तो मोस्ट ऑफ द जो स्टॉक्स है या जो बिजनेसेस है वो वैल्यू ट्रैप हो सकते हैं, जिससे आपको बचना है। और इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आई ऑलवेज कीप सम कैश इन द पोर्टफोलियो एंड डोंट वरी अबाउट द वोलेटिलिटी। आई लव द वोलेटिलिटी, यानी हमेशा मैं पोर्टफोलियो में कुछ ना कुछ परसेंटेज कैश रखता हूँ, 5%, 10%, 15, 20% डिपेंडिंग ऑन द ओवरऑल वैल्यूएशंस क्या है, या मे बी 50% तक का भी कैश होता है डिपेंडिंग ऑन ओवरऑल माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ द करंट वैल्यूएशंस। तो यहाँ पर कैश रखना भी इंपॉर्टेंट है। यदि आप स्टेथ क्लारमन देखोगे तो वो जनरली 25% ऑफ द कैश एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम रखते हैं। थोड़ा यहाँ पर अंडर परफॉर्मेंस आ जाता है, पर जब भी वोलेटिलिटी आता है
यानी रिसेंटली यदि आप देखो ये वीक या लास्ट वीक में जब भी प्राइजेस डाउन हो रहे थे, काफ़ी यहाँ पर फॉल हो रहा था, तो मेरे पास जो भी कैश था मैंने जो मेरे और मेरे क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में रखा था, तो इसमें हमने कंटिन्यूसली बाइंग किया और हमें आगे जाके वेट करेंगे यहाँ पर जो प्राइजेस है वो स्टेबलाइज हो जाएंगे, क्योंकि आई एम बेटिंग ऑन द अर्निंग्स रिकवरी, आई एम नॉट बेटिंग ऑन द जो री रेटिंग है स्टॉक प्राइजेस का। तो मुझे पता है कि Q4 में जो भी रिजल्ट्स आने वाले हैं मेरे स्टॉक में जो होल्ड कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आएंगे और तभी मार्केट को समझ जाएगा और बाद में ऐसे जो स्टॉक्स है उसमें री रेटिंग आ जाएगी। पर आपको मार्केट को समझने के पहले बाइंग करना है और वोलेटिलिटी यदि सपोज आती है, यानी जब भी स्टॉक प्राइजेस डाउन होते हैं और आप जो भी स्टॉक्स होल्ड कर रहे हो उसके बिजनेस में कोई चेंजेस नहीं आता, उनके बैलेंस शीट में कोई चेंजेस नहीं आता, तो डेफिनेटली ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकता है जो रिसेंटली लास्ट वीक में हमें मिला। तो यहाँ पर ये जनरल मेरा स्ट्रेटजी है और ये अलग अलग लर्निंग्स हमने ये वीडियो में देखा। और इसके अलावा जो फेमस इन्वेस्टर्स है उन्होंने वोलेटिलिटी के रिलेटेड क्या कहा, बीटा एक्चुअल में आप देखोगे तो वो वोलेटिलिटी मेजर करने के लिए एक रॉन्ग पैरामीटर है और वोलेटिलिटी इसको आपको यूज करना है और ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है यदि आपका जो बिजनेस का क्वालिटी है उसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो ये बेसिकली लर्निंग्स थे ये वीडियोस के, और उसके बाद में मैंने आपके साथ भी शेयर किया कि मैंने मेरे पोर्टफोलियो में जो सेक्टर्स में ट्रैक कर रहा हूँ या जिसको मैं होल्ड करना हूँ उसमें मैंने क्या चेंजेस किया है। तो ये और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि ऐसे जो वीडियोस है वो आपको आगे जाके भी मिलते रहे। और ये जो वीडियो है जरूर आप वो आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि रिसेंटली जो मार्केट में वोलेटिलिटी आया है, जो मार्केट डाउन हुआ है या फॉल हुआ है, इससे उनको भी कैपिटल अलोकेशन करने के लिए काफ़ी हेल्प हो जाएगा।